नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ईश्वरी प्रसाद सोनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता थी आत्मपरिचय, उसका पहला भाग देखा था। आज के इस वीडियो में हम इसी कविता का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कविता एक ही भाग में है, मैं यह वीडियो दो अलग अलग भागों में बना रहा हूं। इसका कारण यह है कि कविता काफी लंबी है। कवि इस कविता में अपने खुद के बारे में, अपनी व्यक्तिगत रुचियों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस कविता में उनकी बुद्धि और भावों का मिश्रित रूप है। जब भाव की बात आती है तो वह बुद्धि से यह कहते हैं कि यह गलत है। जब बुद्धि की बात आती है तो उनके भाव बुद्धिमूलक विचार को नकार देते हैं। चलिए, जहां से हमने कविता को छोड़ा था उसका अगला बंद देखते हैं, सस्वर वाचन करते हैं। आप इसके बाद अनुकरण वाचन करेंगे। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना, मैं और जग और कहां का नाता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। ओ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए, क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादक तानी से लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। सस्वर वाचन के बाद आइए हम देखते हैं प्रथम पद्यांश और उसका भाव, उसकी व्याख्या। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान ज्ञान। कवि कहते हैं कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिशें कर करके लोग मिट गए, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान सका। असल में अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं, वही नादान भी होते हैं। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा हो। मैं तो जो ज्ञान पा चुका है उसे भी भुला देना चाहता हूं। अज्ञानी बने रहने में ज्यादा सुकून है। अब देखते हैं दूसरा पद्यांश।
मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपद से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि मैं अलग किस्म का आदमी हूं, जब यह दुनिया मुझसे भिन्न प्रकार की है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव ही नहीं है। मैं अपनी कल्पना के रोज ही बहुत से संसार बनाता हूं और यह दुनिया धरती पर नित्य सुख और समृद्धि के साधनों को जुटाने में व्यस्त है, और मैं हूं कि अपने पैरों की ठोकर से ऐसी धरती को ही प्रतिदिन ठुकराया करता हूं। अब देखते हैं हम तीसरा पद्यांश। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जब रुदन करता हूं तब उसमें प्रेम की अविरल धारा वह करती है। मेरी वाणी भले ही शीतल हो, किंतु वह उन शब्दों का उच्चारण करती है जिनमें आग होती है। संसार की विसंगतियों को जला डालने की उसमें क्षमता है। यद्यपि मेरा हृदय एक ध्वस्त इमारत की तरह है, फिर भी वह ऐसे प्रेम की इमारत है जिस पर सम्राटों के आलीशान महल भी लुटाए जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि प्रेम की ध्वंस भी महल की तुलना में अधिक मूल्यवान है। अब हम देखते हैं चौथा पद्यांश। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं छूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। बच्चन जी अपनी कविता में कहते हैं कि जब मैंने अपने पीड़ा जनित रुदन को अभिव्यक्त किया तो लोगों ने उसे मेरा गीत गाना निरूपित किया। इसी तरह जब आंतरिक पीड़ा से मैं विवल हो गया तो उसे छंद निर्माण माना गया। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि संसार मुझे कभी माने। वास्तविकता तो यह है कि संसार में अब तक जितने भी दीवाने आए हैं, मैं उनसे अलग एक नई किस्म का दीवाना हूं, सिर्फ अपने में मस्त रहता हूं। अब देखते हैं पांचवें पद्यांश को। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम के लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि बच्चन जी आगे कहते हैं कि इस दुनिया में मैं दीवानों का वेश बनाए घूमता हूं। मैं अपनी भावनाओं और अपने विचारों की कभी भी खत्म ना होने वाली मादकता लिए हुए हूं। मैं अपनी इसी मस्ती के लिए पैगाम लेकर निकला हूं, जिसे सुनकर संसार झूमने लगेगा, मेरे संदेश के सामने झुक जाएगा, अर्थात उनका स्वागत करेगा और फिर उस मस्ती को अपनाकर नाचेगा। इस तरह से आत्म परिचय कविता की व्याख्या की जा सकती है। संपूर्ण कविता की व्याख्या के बाद मैं आपके सामने संपूर्ण कविता का काव्य सौंदर्य, पद्य सौंदर्य अर्थात विशेष बताता हूं। पूरी कविता से काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो इस तरह के हैं। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, सहज सरल प्रभामयी तथा संगीतात्मक भाषा का प्रयोग। इस गीत पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है। गीत की भाषा में विषय के अनुसार मस्ती, कोमलता और मादकता, मधुरता विद्यमान है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं भावाभिव्यक्ति में सहायक है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।
गे पद शैली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। इस तरह से पूरे पद्यांश और उसकी व्याख्या का स्वरूप होगा। अब हम देख रहे हैं प्रश्न अभ्यास। जो अभ्यास के प्रश्न हैं हम उन्हें ही पहले देखेंगे। पहला प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या है। देखते हैं उत्तर। कवि ने इस कविता में जीवन को सांसारिक दायित्व बताया है। इस प्रकार कवि का आशय यह है कि संसार में रहते हुए वो अपनी सभी सांसारिक दायित्वों का वहन कर रहा है, अपनी सभी जिम्मेदारियां भी निभा रहा है, किंतु वह संसार के नियमों को नहीं मानता है। वो वही करता है जो उसका प्रेम में दीवाना मन करने को कहता है। संसार में रहने वाले बाकी लोग सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, पर कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। चलिए बच्चों, इस पर हम अंदाजा लगाते हैं। यहां पर कवि ने समझदार लोगों को दाना कहा है और नासमझ लोगों को नादान। कवि का आशय यह है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, समझदार भी और नासमझ भी। सोच विचार के बाद काम करने वाले लोग दाना होते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाले लोग नादान। अतः यहाँ पर दोनों प्रकार के लोगों के बीच अंतर बताने के लिए कवि ने दाना और नादान शब्दों का प्रयोग किया है, उसका चयन किया है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। मैं और जग और कहां का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। इस पंक्ति में और शब्द का अर्थ हर स्थान पर अलग अलग है। मैं और का अर्थ है अलग। कवि का आशय यह है कि मेरा अस्तित्व दुनिया में कुछ अलग ही है, और जग में और से कवि का आशय है कि यह जगत भी कुछ और ही है, इसके नियम भी अलग ही हैं। और कहां का नाता में और का अर्थ है साथ। कवि का आशय यह है कि जब संसार अलग है, मैं अलग हूं, तो मेरे और जग के बीच कोई संबंध स्थापित कैसे हो सकता है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि मेरे शब्द ठंडे हैं, सुनने में भले लगते हैं, लोग इन्हें प्रेम से सुनते भी हैं, परंतु मेरे शब्दों में मेरी भावनाएं छुपी हुई हैं। ये मेरे मन का दुख है जो कि कविता बनकर निकला है, अर्थात मेरी वाणी में मेरे दुखों की आग बसी हुई। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। इस पंक्ति में कवि का आशय पक्षियों के बच्चों से है। जब इन बच्चों के माता पिता इनको घोंसलों में छोड़कर भोजन की खोज में दूर तक निकल जाते हैं, तब वे हर वक्त यह प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो वापस लौटकर आएंगे। बच्चों के मन में आशा भरी हुई है कि माता पिता शाम को दाना लेकर आएंगे और उनका पेट भरेंगे। अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है।
यहाँ पर दिन से कवि का आशय जीवन से है। जिस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलता जाता है और शाम हो जाती है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन हर पल कम होता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि दिन ढलने से पहले वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ले। जैसे सूर्योदय के बाद सूर्यास्त निश्चित है, उसी प्रकार मानव जीवन का भी अंत निश्चित है। मानव नश्वर है और यही जीवन का सत्य है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए दुष्यंत कुमार भी लिखते हैं, क्या भरोसा कांच का घट ही किसी दिन फूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। इतना कहकर अब मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। नया वीडियो लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।